दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि मैं पहले ही बोला था कि डेली 50 क्वेश्चन का सेट लेके मैं आऊँगा अपने इस चैनल पे। तो आज का यह तीसरा सेट है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट्स है सभी एग्ज़ाम्स के लिए, चाहे आप बीपीएससी के एग्ज़ाम दे रहे हैं, बिहार एसएससी या अदर स्टेट की कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, उसके लिए ये सभी क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो सेट थ्री स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को, और साथ में अपने साथ एक डायरी और पेन लेकर बैठें ताकि जो भी पॉइंट्स मैं बोली उसको आप नोट डाउन कर सके और अपने एग्ज़ाम में इससे लाभ उठा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रात्रि में आकाश का कौन सा ग्रह लाल दिखाई देता है? तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मंगल ग्रह रात्रि में लाल दिखाई देता है। मंगल ग्रह के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप हमेशा याद रखिएगा। सबसे पहले कि इसके दो उपग्रह हैं। एक है फोबोस और दूसरा है डिमोस। नोट डाउन कर लीजिएगा, एक फोबोस और दूसरा डिमोस। और ये जो डिमोस उपग्रह है वो ये सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। नोट डाउन एकदम कीजिएगा, सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह डिमोस। मंगल ग्रह के बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ। मंगल ग्रह पृथ्वी के समान यहाँ पे ऋतुएं परिवर्तन होती है क्योंकि ये 25 डिग्री के कोण पे घुमा हुआ है, और साथ में यह 24 घंटा में एक चक्कर, पृथ्वी जैसे 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है, ये भी 24 घंटे में एक चक्कर पूरा कर लेता है। और सूर्य की परिक्रमा करने में 687 डेज इसको लगते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, सूर्य की परिक्रमा 687 डेज में, और अपने अक्ष पे ये 24 घंटे में घूम जाता है पृथ्वी की तरह। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मंगल ग्रह के बारे में ये भी है कि इस पे सौर मंडल की सबसे बड़ी ज्वालामुखी जिसका नाम है ओलिपस, नोट डाउन कर लीजिएगा, ओलिपस मेसी सौर मंडल की सबसे बड़ी ज्वालामुखी है, यही मंगल ग्रह पे पाई जाती है। और साथ ही सौर मंडल की सबसे ऊंचा पर्वत, ये भी नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत जो है जिसका नाम है निक्स ओलंपिया, जो बोला जाता है कि यह माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ज़्यादा बड़ी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ज़्यादा ऊंचा है, ये भी मंगल ग्रह पे ही है। तो मंगल ग्रह के बारे में इतना हमने जाना। चलिए कुछ और बातें जान लेते हैं। बुध ग्रह की बात करते हैं तो ये सौर मंडल की सबसे छोटा ग्रह है जो कि सूर्य की परिक्रमा मात्र 88 दिन में कर लेती है। और बुध जो है यह एकमात्र, इसका विशिष्ट गुण है यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र होता है। और साथ ही बुध ग्रह के बारे में ये भी जानिएगा, इसका कोई भी उपग्रह नहीं है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं तीसरे ग्रह के बारे में। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह, नोट डाउन कर लीजिएगा, सबसे बड़ा ग्रह है। और साथ में बृहस्पति का 63 उपग्रह हैं, जिसमें से गैनीमेड नाम का उपग्रह सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। गैनीमेड, याद रखिए गैनीमेड, नोट डाउन कर लीजिएगा। गैनीमेड सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है जो बृहस्पति का है। चलिए बात कर लेते हैं सबसे बड़ा ग्रह, और बात कर लेते हैं शनि ग्रह की। शनि जो है दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है, और साथ में शनि के जो एक उपग्रह है जिसका नाम टाइटन है, ये दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है सौरमंडल का। टाइटन दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह। तो पहला क्वेश्चन से हमने इतने पॉइंट बताया जो आप अपने नोटबुक पे नोट कर ले, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रात्रि में आकाश का कौन सा रंग लाल दिखाई देता है? लाल, और मंगल। और मंगल लाल क्यों दिखाई देता है ये भी याद रखिएगा, आयरन ऑक्साइड की बहुलता के कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। निम्नलिखित में योजना आयोग का अध्यक्ष कौन है?
तो योजना आयोग के जगह पर अब क्या हो गया, नीति आयोग की स्थापना हो गई है। ये याद रखिएगा, ये पहले का क्वेश्चन है। इसलिए योजना आयोग हो या नीति आयोग हो, एक ही चीज़ है, जिसके अध्यक्ष जो होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 में जवाहरलाल नेहरू में किया था, लेकिन अब नीति आयोग, नरेंद्र मोदी ने योजना आयोग का नाम बदल कर क्या कर दिया, नीति आयोग। नीति आयोग का फुल फॉर्म याद रखिएगा, नोट डाउन कर लीजिए, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को नरेंद्र मोदी ने किया था। तो योजना आयोग हो या नीति आयोग हो, इसका अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री होता है, और योजना आयोग की जगह पे नीति आयोग क्या है, नीति आयोग का, योजना आयोग का नाम बदल के नीति आयोग कर दिया गया है 1 जनवरी 2015 से। और योजना आयोग या नीति आयोग एक असंवैधानिक निकाय, ये भी याद रखिएगा, संविधान में इसका कोई जिक्र नहीं है। और एक और चीज़ आप याद रखिएगा कि इसका हेड क्वार्टर जो है नीति आयोग का जो हेड क्वार्टर है, ये नीति आयोग का हेड क्वार्टर दिल्ली में है। और एक क्वेश्चन हमेशा पूछता है कि नीति आयोग का उपाध्यक्ष या सीईओ, तो जब भी उपाध्यक्ष पूछे तो उपाध्यक्ष याद रखिएगा अभी जो है डॉक्टर राजीव कुमार, एक अर्थशास्त्री हैं, वो हैं राजीव कुमार, डॉक्टर राजीव कुमार, जो कि एक अर्थशास्त्री है, ये है। और इसका सीईओ पूछे तो ये भी नोट डाउन कर लीजिए, अभिताभ कांत, ये याद रखिएगा, अभिताभ कांत है अभी हाल फिलहाल में। चलिए, तो दूसरा का आंसर हो गया ए। चलिए तीसरा क्वेश्चन लेते हैं, पृथ्वी पर ऋतु किस वजह से होती है। तो जैसा कि आपको बता दें कि पृथ्वी जो अपने अक्ष पे घूमता है, इसके कारण जो है दिन और रात होती है, अक्ष पे घुमाव के कारण। लेकिन जब पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा जब पृथ्वी करता है तो इससे ऋतु परिवर्तन होती है। तो इसका आंसर पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर परिक्रमा के कारण। यही कारण है कि जब पृथ्वी सूर्य की यहाँ से परिक्रमा करते करते जाता है तो नज़दीक पहुँचता है, तो गर्मी का दिन दूर जाता है, ठंडा का दिन, इस तरह करते करते आगे बढ़ता है। तो सूर्य की परिक्रमा करेगा तो ऋतु परिवर्तन होगा, और अपनी खुद अक्ष पे घूमेगा तो दिन और रात होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 नंबर, यदि दो स्थानों के बीच का समय अंतराल 2 घंटा हो, 20 मिनट हो, तो देशांतरों का अंतर। तो आपको बता दें, नोट डाउन कर लीजिए इस चीज़ को कि 4 मिनट जब भी हो अंतर होता है तो देशांतर में 1 डिग्री का अंतर, 4 मिनट में 1 डिग्री देशांतर का अंतर हो जाता है। तो यहाँ पे कितना करें, 2 घंटा 20 मिनट, यानी 120, 2 घंटा का 120 मिनट लिख सकते हैं, और 20 मिनट यानी 140 मिनट में कितने देशांतर का अंतर होगा। तो चूंकि 4 मिनट में 1 देशांतर, तो 140 मिनट में तो 140/4, जब काटिएगा तो ये आ जाएगा 35 डिग्री। फिर से सुन लीजिए, 4 मिनट में 1 देशांतर का अंतर होता है, तो 120 + 20 यानी 2 घंटा में 120 मिनट, और 20 मिनट यानी 140 मिनट में कितने का अंतर, तो 140/4 यानी 35 डिग्री का अंतर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का है 5 नंबर क्वेश्चन कि गोदावरी नदी जो है, गोदावरी नदी कहाँ से होकर बहती है। तो सबसे पहले जानते हैं गोदावरी नदी है क्या। गोदावरी नदी महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से निकलती हुई 1465 किलोमीटर तय करके बंगाल की खाड़ी में, वे ऑफ बंगाल में गिरती है, ध्यान दीजिएगा। और ये दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कही जाती है, और बूढ़ी गंगा, और गंगा के बाद सबसे बड़ी नदी भी गोदावरी को ही बोला जाता है। साथ में प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी भी गोदावरी को बोला जाता है, इतना याद रखिएगा। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गंगा के बाद दूसरी सबसे लंबी नदी, दक्षिण की गंगा, वृद्ध गंगा, बूढ़ी गंगा, ये सभी गोदावरी के ही नाम है। अब ये निकलती है महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है, और 6 राज्यों से होकर गुजर कर ये वे ऑफ बंगाल में चली जाती है। ये 6 राज्य कौन है, तो पहला हो गया महाराष्ट्र से निकलती है, उसके बाद पहुंचती है आंध्र प्रदेश में, उसके बाद तेलंगाना यहीं पे मिलती है, फिर आता है छत्तीसगढ़, फिर आता है उड़ीसा, मध्य प्रदेश, ये सभी राज्यों से होकर बंगाल के खाड़ी में गिर जाती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कर्नाटक तो होगा नहीं, तो कर्नाटक जिसमें काट दीजिए, कर्नाटक,
और महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा भी, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी बी। तो गोदावरी नदी कहाँ से होकर गुजरती है, महाराष्ट्र, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, तथा ये 1465 किलोमीटर की दूरी तय करती है। साथ में ही याद रखिएगा इसे दक्षिण की गंगा, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी, और ये बूढ़ी गंगा इसी को कहते हैं। ठीक है, और इसकी एक सहायक नदी हमेशा पूछते हैं जिसका नाम है इंद्रावती, वो गोदावरी की ही सहायक नदी है। कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है इंद्रावती नदी किसकी सहायक नदी है, तो ये गोदावरी की सहायक नदी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किस राज्य में प्रतिवर्ती मानसून, सबसे पहले जानिए प्रतिवर्ती मानसून होता क्या है। तो प्रतिवर्ती मानसून लौटती हुई मानसून को कहते हैं, और लौटती हुई मानसून से जो वर्षा होती है वो तमिलनाडु के क्षेत्र में या आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में लौटती हुई मानसून से वर्षा होती है। अधिक प्रभाव कह रहा है तो ये तमिलनाडु हो जाएगा। लौटती हुई मानसून यानी कहने का सेंस कि ठंडे के दिनों में भी जब मानसून, जब बादल लौटता है तो यहाँ पे वर्षा करके ही जाता है। तो चलिए इसका आंसर सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। 7 नंबर, संघ शासित प्रदेश दादर और नागर हवेली कौन राज्यों के बीच में है। तो आपको बता दें कि जो भारत का ये नक्शा है तो यहाँ पे है दादर और नागर हवेली, जो गुजरात और ये महाराष्ट्र पड़ता है, गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में पड़ता है दादर और नागर हवेली, और दमन और दीव भी यहीं पे पड़ता है। तो या तो दादर और नगर हवेली भी यहीं पड़ता है और दमन और दीव दोनों यहीं पड़ता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, गुजरात और महाराष्ट्र। साथ में ये भी जान लीजिए कि दादरा और नगर हवेली का जो कैपिटल है वो क्या है, सिलवासा है, और दमन और दीव का कैपिटल दमन है और इसका कैपिटल सिलवासा है। ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। घाना पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में है। तो आपको बता दें कि घाना पक्षी अभ्यारण्य, जिसको केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य भी कहते हैं, ये जो है राजस्थान में है। ये कहाँ है, ये राजस्थान में है, और ये जो है साइबेरियन सारस के लिए, साइबेरियन सारस के लिए ये प्रसिद्ध है, साइबेरियन सारस। साथ में और भी चीज़ें याद रखिएगा, राजस्थान में जो और भी पक्षी अभ्यारण्य है, नेशनल पार्क जो है, जो रंग, उसको नोट कर लीजिए। राजस्थान में जो है रणथंभौर है, सरिस्का है, सबको नोट कर लीजिए, रणथंभौर, सरिस्का, माउंट आबू, ये सभी राजस्थान में है। चलिए देख लेते हैं केरला में कौन कौन है। तो केरल में साइलेंट वैली है, साइलेंट वैली, पेरियार है, एर्नाकुलम है, इडुक्की है, ये सभी याद रखिएगा। साइलेंट वैली, पेरियार, एर्नाकुलम, इडुक्की, ये सभी कहाँ है, केरल में है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं असम में। तो असम में सबसे इम्पोर्टेंट मानस है, मानस, जो एक सिंगी गेंडा के लिए प्रसिद्ध है, और काजीरंगा भी है असम में ही, ये भी एक सिंगी, काजीरंगा, ये भी एक सिंगी गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। और लास्ट जो है मणिपुर, मणिपुर में सबसे इम्पोर्टेंट है केबुल, केबुल लामजाओ, ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। तो अभी हमने बताया राजस्थान में रणथंभौर है, केवलादेव है, घाना है, माउंट आबू है, सरिस्का है, केरल में साइलेंट वैली है, पेरियार है, एर्नाकुलम है, इडुक्की है। असम में आपका हो गया मानस, काजीरंगा जो एक सिंगी गेंडा के लिए प्रसिद्ध है, और मणिपुर में केबुल और लामजाओ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, भारत में चंदन की लकड़ी, भारत में चंदन की लकड़ी किस राज्य, लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य जो है कर्नाटक है, चंदन की लकड़ी। और कल ही के सेट में हमने बताया था कि कर्नाटक में रेशम सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, रेशम। केरल में क्या होता है, रबर सबसे ज़्यादा होता है। पश्चिम बंगाल में चावल सबसे ज़्यादा होता है, चावल, और असम में चाय। ये सभी याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, चंदन की लकड़ी जो होगा कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सरदार सरोवर बांध किस राज्य में है। सरदार सरोवर बांध जो है गुजरात में है। सरदार सरोवर बांध भारत का दूसरा सबसे बड़ा बांध है, जो नर्मदा नदी पर स्थित है, नर्मदा नदी, याद रखिएगा, नर्मदा नदी। सरदार सरोवर जो है नर्मदा नदी पर स्थित है और भारत का दूसरा सबसे बड़ा बांध है
और ये कहाँ पे है, गुजरात में है। और साथ ही ये भी याद रखिएगा कि सबसे बड़ा बांध जो भारत का है वो क्या है, वो हीराकुंड बांध है, सबसे बड़ा कौन है, हीराकुंड। कहाँ पे है ये, उड़ीसा में। और ये कौन सी नदी पे है, महानदी पे है ये, महानदी याद रखिएगा, लिख लीजिए इसको। हीराकुंड बांध महानदी पे स्थित है उड़ीसा में। और अगर ये हो गया सबसे बड़ा, अगर सबसे ऊंचा कह दे तो वो भी नोट कर लीजिए, टिहरी बांध सबसे ऊंचा बांध है जो उत्तराखंड में भागीरथी नदी पे स्थित है। उत्तराखंड में भागीरथी नदी पे टिहरी बांध, टिहरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में गैर सहतूत, 11वां क्वेश्चन, गैर सहतूत नोलबरी रेशम का उत्पादन जो है कहाँ होता है, तो उड़ीसा में इसका उत्पादन होता है। और आपको बता दें कि भारत में 4 प्रकार के रेशम की उत्पादन होती है। एक होता है मलबरी, दूसरा होता है तसर, तीसरा होता है मूंगा और चौथा होता है दूरी। ये 4 प्रकार की रेशम की उत्पादन होते हैं। यहाँ नॉल बर्बरी की बात की है तो उड़ीसा में इसका उत्पादन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में यूरेनियम खदान कहाँ पे है, तो यूरेनियम खदान जो है जादूगोरा में स्थित है। यूरेनियम खदान जादूगोरा, ये जादूगोरा है कहाँ, तो राजस्थान में है। राजस्थान के जादूगोरा में यूरेनियम जादूगोरा जो है ये जादूगोरा जादूगोरा जो है ये आपका राजस्थान में स्थित है। और चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। खेतरी, ये भी राजस्थान में स्थित है तांबे के लिए। और सी भूमि जो है झारखंड में स्थित है। सॉरी, जादूगोरा जो है झारखंड में ही है, झारखंड। थोड़ा कन्फ्यूजन था। जादूगोरा जो है झारखंड में ही स्थित है। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है, फिर से देख लीजिए। जादूगोरा जो है झारखंड में स्थित है और ये यूरेनियम की खान है। और खेतरी जो है तांबा के लिए स्थित है, ये राजस्थान में स्थित है। और सी भूमि ही झारखंड में स्थित है और ये भी तांबा के लिए प्रसिद्ध है। तो चलिए इसका आंसर बी हो गया, जादूगोरा। भारत में यूरेनियम खाते जादूगोरा जो झारखंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए बढ़ते हैं। भारत का पूर्वी तट में प्राकृतिक बंदरगाह कौन है, पूर्वी तट का प्राकृतिक बंदरगाह, तो ये हो जाएगा विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम जो है पूर्वी तट का प्राकृतिक बंदरगाह है। एक चीज़ आपको बता दें, पूरे भारत में 13 बंदरगाह हैं। पूरे भारत में कितने बंदरगाह हैं, 13 बंदरगाह है। और इसको भी एक याद रखिएगा, तूतीकोरम बंदरगाह जो है तमिलनाडु में है, तमिलनाडु, तूतीकोरम। और पूरे भारत में कितना बंदरगाह है, 13 बंदरगाह स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सरयू नदी के तट पर कौन शहर स्थित है, तो पटना जो है गंगा और सोन नदी के तट पर स्थित है। इलाहाबाद संगम जो है गंगा जमुना सरस्वती इस पे स्थित है। वाराणसी भी गंगा नदी, जैसा कि आप सभी जानते हैं। अयोध्या जो है सरयू नदी पे स्थित है, तो ये तीनों नहीं होगा। अयोध्या जो है सरयू नदी, जहाँ पे श्री राम का जन्म हुआ था, ये सरयू नदी पे स्थित है। इसी को पार करके राम जी गए थे वनवास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पृथ्वी की सतह के नीचे द्रवित सेल को क्या कहते हैं, तो जब भी ज्वालामुखी फटता है तो नीचे का द्रवित सेल बाहर निकलता है, इसी को मैग्मा कहते हैं। और यही जब जम जाता है तो पर्वत का निर्माण करता है, पर्वत का, पठार का, ये सब का निर्माण करता है। तो ये द्रवित सेल जो है मैग्मा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसने कहा था, मध्यरात्रि की टकोर पर जब संसार सोता है तो भारत अपने स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा, ये कहे थे जवाहरलाल नेहरू। याद रखिएगा 15 अगस्त 1947 को जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो 12 बजे जवाहरलाल नेहरू ने अपना भाषण दिया था और पहला वर्ड यही बोले थे, मध्य रात्रि की टकोर पर जब संसार सोता है भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा। तो जवाहरलाल नेहरू इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो मैं लेके आऊँ और उससे आप अपने एग्जाम में लाभ उठा सकें। और साथ में नोट डाउन करते रहें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नियाग्रा जलप्रपात कहाँ है, तो नियाग्रा जलप्रपात जो है अमेरिका, USA, अमेरिका के उत्तरी अमेरिका में स्थित है, उत्तरी अमेरिका।
उत्तरी अमेरिका में स्थित है नियाग्रा जलप्रपात। और साथ ही आपको बता दें कि ये जो है लॉरेंस एक नदी है, लॉरेंस नदी पर स्थित है, लॉरेंस नदी, नोट कर लीजिएगा, लॉरेंस नदी उत्तरी अमेरिका में नियाग्रा जलप्रपात स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चिपको आंदोलन का आरंभ करने वाला व्यक्ति है। तो चिपको आंदोलन जो बता दें कि सुंदरलाल बहुगुणा जो था, चिपको आंदोलन से सुंदरलाल बहुगुणा संबंधित है। आपको बता दें कि 1970 ईस्वी में अभी उत्तराखंड, उस समय उत्तर प्रदेश उत्तराखंड एक ही हुआ करता था। तो उत्तराखंड का एक जगह है, उत्तराखंड का एक जगह है जिसको जिला का नाम है चमोली जिला। यहीं पे चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा। इसमें किया क्या गया था, पेड़ों के बचाव के लिए ग्रामीण औरतों ने पेड़ पे चिपक गए थे, यानी पेड़ पे सट के चारों तरफ से घेर लिए थे ताकि पेड़ ना कट सके। तो इसी को चिपको आंदोलन, चिपकना यानी चिपको आंदोलन नाम दिया गया था। 1970 में ये चमोली जिला जो अभी उत्तराखंड में पड़ता है, उस समय उत्तर प्रदेश में पड़ता था, में स्टार्ट हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ, एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि बाबा आमटे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बाबा आमटे ये जो हैं, ये भारत में इनको बोला जाता है नर्मदा बचाओ परियोजना, नर्मदा बचाओ परियोजना यही स्टार्ट किए थे। और साथ में ये भी याद रखिए गया कि कुष्ठ रोग के उपचार के लिए इन्होंने विभिन्न संस्था, कुष्ठ रोग के उपचार के लिए विभिन्न संस्था का स्थापना किया था। इनका जो पूरा नाम था मुरलीधर देवदास आमटे था। बाबा आमटे का पूरा नाम मुरलीधर देवदास आमटे था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? तो प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक खारवेल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता का उपकरण जो है, हड़प्पा सभ्यता का उपकरण यानी हथियार किससे बने होते थे? तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में आपको बता दें कि हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है, यानी कांसा का प्रयोग सबसे पहले हुआ था, तांबा का भी सबसे पहले प्रयोग हुआ था। तो और लोहा इस समय प्रचलित नहीं था, तो लोहा जिसमें होगा वो नहीं होगा। तो देख लीजिए सी में दिया है लोहा नहीं होगा, तो तांबा, कांसा और टीन, यानी डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बनते हैं। कनिष्क की राजधानी थी, तो कनिष्क की जो राजधानी थी, प्रथम राजधानी पेशावर थी, जिसको पुरुषपुर भी कहा जाता है। और इसकी दूसरी राजधानी मथुरा, इसकी सेकंड वाली राजधानी कहाँ हो गई? मथुरा हो गई, ये भी याद रखिएगा। यानी पेशावर से उसने अपनी राजधानी मथुरा स्थापित कर लिया। और एक और सबसे इम्पोर्टेंट बात कनिष्क के काल में कि चौथी बौद्ध संगीति जो हुई है कनिष्क के काल में हुई है, जो प्रथम शताब्दी में कश्मीर के कुंदन वन में हुआ है। और इसके अध्यक्ष जो थे इसके अध्यक्ष वसुमित्र थे। और आपको बता दें कि यही इसी सम्मेलन में दो भागों में बौद्ध धर्म बंट गया, हिमयान और महायान। तो ये सब नोट करते चलिएगा। क्या क्या बताया? कनिष्क की राजधानी पहले पेशावर थी, उसके बाद मथुरा होगी सेकंड नंबर। चौथी बौद्ध संधि इसी के काल में हुआ था, जो पहली शताब्दी में कश्मीर के कुंडग्राम में हुआ था, उसके अध्यक्ष वसुमित्र थे। और यहीं पे दो महायान और हीनयान में बौद्ध संप्रदाय बट गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और सबसे पहले स्मिथ नाम के एक इतिहासकार थे जिन्होंने भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा है। समुद्रगुप्त को कविराज भी कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा, कविराज भी समुद्रगुप्त को कहा जाता है। और इन्होंने विक्रमक की उपाधि धारित की थी, विक्रमक की उपाधि धारण की थी। और इन्होंने इसी समय समुद्रगुप्त ने सर्वाधिक साम्राज्य का अपना विस्तार किया था। अच्छा, चंद्रगुप्त यहाँ पे दिया है कि चंद्रगुप्त और अशोक ये दोनों मौर्य काल से संबंधित है। हर्षवर्धन जो है यहाँ पे देखिए लिख दिए पुष्यभूति वंश से संबंधित है हर्षवर्धन, इसी ने पुलकेशिन द्वितीय को हराया था। पुलकेशिन द्वितीय हर्षवर्धन यही हरे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा शासक दास, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दास राजवंश से संबंधित है। तो आपको बता दें कि दास वंश के संस्थापक जो था कुतुबुद्दीन ऐबक था, जो 1206 ईस्वी में दास वंश की स्थापना की। मोहम्मद गौरी का ये दास था। और इसका दास जो था इल्तुतमिश था।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इल्तुतमिश, जो इलबरी तुर्क था, इसी ने ही 40 दल की स्थापना चौगानी की शुरुआत की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अकबर द्वारा निर्मित बुलंद, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बुलंद दरवाज़ा जो है कहाँ विजय स्मारक है। तो आपको बता दें कि 1572 में गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने बुलंद दरवाज़ा की स्थापना की थी, 1572 में गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, गुजरात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ है। शिवाजी के साम्राज्य की जो राजधानी जो है वो रायगढ़ थी। शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक 1674 ईस्वी में स्वतंत्र शासक के रूप में अपना राज्याभिषेक कराया था और छत्रपति की उपाधि इन्होंने धारण की थी, और इसकी राजधानी कहाँ है, रायगढ़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अल हिलाल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अल हिलाल समाचार पत्र किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो अबुल कलाम आज़ाद, अबुल कलाम आज़ाद जो थे इन्होंने ही क्या किया था, अल हिलाल समाचार पत्र राष्ट्रीयता के लिए इन्होंने चलाया था, अबुल कलाम आज़ाद। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, अबुल कलाम आज़ाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पंजाब केसरी, 27वां क्वेश्चन है कि पंजाब केसरी का खिताब किसको दिया गया। तो पंजाब केसरी लाला लाजपत राय जो थे, इनको पंजाब केसरी कहा जाता था। और लाला लाजपत राय के बारे में आपको बता दें कि लाला लाजपत राय की हत्या साइमन कमीशन के विरोध में हुआ था 1928 ईस्वी में। अब साइमन कमीशन क्या था, इसके बारे में आप हमको कमेंट करके बताइए कि क्या थी साइमन कमीशन। इन्होंने 1928 ईस्वी में लाला लाजपत ने साइमन कमीशन का विरोध किया था, और यहीं पे इन्होंने अंग्रेज़ों द्वारा लाठी चार्ज हुआ, जिसमें लाठी से घायल होकर ये इनकी हत्या हो गई। और एक चीज़ और हमेशा याद रखिएगा, ये मरते मरते बोले थे कि मेरे पीठ पे किया हुआ प्रत्येक लाठी अंग्रेज़ों के ताबूत के कील के समान होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। युवा बंगाल आंदोलन जो है, यंग बंगाल मूवमेंट, ये इसकी मुखिया हेनरी विलियम डिरोजिया, इसकी शुरुआत 1826 ईस्वी में हुई थी, हेनरी विलियम डिरोजिया ने। इसमें क्या कहा गया था युवा बंगाल मूवमेंट में, कि प्रेसों को स्वतंत्रता मिलना चाहिए, जमींदारों के अत्याचारों से रैयतों की सुरक्षा होनी चाहिए, और नौकरी मिलना चाहिए। यही हेनरी विलियम डिरोजिया का कुछ प्रमुख निर्देश था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है बंगाल में वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत शासन पावर में सहायक मैत्री नीति अपनाई थी। तो याद रखिएगा, लॉर्ड वेलेस्ले जो थे, इन्होंने सहायक संधि स्टार्ट किया था। लॉर्ड वेलेस्ले जिन्होंने क्या किया था, सहायक संधि की स्थापना की थी। इनका कार्यकाल 1798 से 1805 ईस्वी तक है, ये याद रखिएगा, 1798 से 1805 जिन्होंने सहायक संधि शुरुआत की थी। अच्छा, एक क्वेश्चन और बनता है कि सहायक संधि की शुरुआत इनसे पहले कौन की थी। तो याद रखिएगा, फ्रांसीसी गवर्नर थे जिनका नाम था डुप्लो, सबसे पहले यही सहायक संधि की शुरुआत की थी, डुप्लो। अच्छा, एक और क्वेश्चन ये बनता है, सहायक संधि क्या होता है। तो सहायक संधि में बहुत सारे राज्यवारे जो होते हैं, इससे संधि करके अंग्रेज़ों ने इसको अपने में मिला लिया था। एक और चीज़ याद रखिएगा, ये लॉर्ड वेलेस्ले जो थे अपने आप को बंगाल का शेर कहते थे, बंगाल का शेर। चलिए और भी इसके बारे में जानकारी आपको दे दें कि वारेन हेस्टिंग्स जो थे 1773 का रेगुलेटिव यानी के काल में आया था। लॉर्ड डलहौजी जो थे, इसमें सबसे प्रमुख हुआ था रेल तार, इस सब का शुरुआत हुआ था। और इससे भी प्रमुख था कि राज अपहरण नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैंप, इसी के काल में हुआ था। लॉर्ड विलियम बेकर कल ही बताए हैं कि राजा राम मोहन राय की सहायता से सती प्रथा का विरोध हुआ, सती प्रथा खत्म किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में 1916 का लखनऊ समझौता विशिष्ट है, क्यों। तो आपको बता दें, 16 का लखनऊ समझौता हुआ था, इसमें गरम दल और नरम दल यानी जो भी कांग्रेस का सम्मेलन था, इसके दोनों समूह जो थे एक हो गए थे। और साथ ही मुस्लिम दल ने भी इसमें सहयोग किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा, इनमें कांग्रेसी ने दोनों समूह के बीच मतभेद किया। अच्छा, कहीं कहीं पूछ देता है कि इसके गरम दल और नरम दल अलग कब हुए थे। तो 1907 के सूरत अधिवेशन में, याद रखिएगा, दोनों अलग हो गए थे।
1907 के सूरत अधिवेशन में। और साथ ही याद रखिएगा रास बिहारी घोष ने इसकी अध्यक्षता की थी 1907 के। अच्छा, 1916 की अध्यक्षता किसने की थी? तो नोट कर लीजिए कि 1916 की अध्यक्षता एससी मजमूदार ने की थी। पूरा नाम जो था अंबिका चरण मजमूदार था। एससी मजमूदार 1916 की अध्यक्षता की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वेद समाज की स्थापना वेद समाज निम्न में से किससे संबंधित है? तो केशवानंद सेन से वेद समाज जो है संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आधुनिक पुनर्जागरण के पिता राजा राम मोहन राय को अभी बताए हैं। आधुनिक पुनर्जागरण के राजा राम मोहन क्या है, और इन्होंने क्या किया था? 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ब्रह्म समाज, ठीक है। अच्छा, गोपाल कृष्ण गोखले क्या किए थे? तो याद रखिएगा 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की 1905 में स्थापना की थी। और स्वामी सहजानंद सरस्वती आर्य समाज से संबंधित है। महादेव गोविंद रानडे, ये याद रखिएगा, ये प्रार्थना समाज की स्थापना इन्होंने की थी। आचार्य केशव चंद्र के जो थे महाराष्ट्र यात्रा से उनके प्रभावित होकर महादेव गोविंद रानडे और एक आत्मरंग पांडुरंग नाम के एक आदमी हैं, ये दोनों मिलके किसकी स्थापना की थी? तो इन्होंने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी, प्रार्थना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था? तो आपको बता दें, पानीपत का पहला युद्ध जो हुआ था 1526 ईस्वी में। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, जो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। जो अंतिम लोदी वंश को उखाड़ फेंक के बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की थी। इसमें लोदी हार गया था। और इसी युद्ध में पानीपत के प्रथम युद्ध में ही तोपों का सबसे पहले प्रयोग बाबर ने किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आर्यों का निवास कहाँ है? तो आर्यों का निवास वैसे मैक्स मूलर ने बोला था कि मध्य एशिया में है, लेकिन यहाँ पे साइबेरिया हो जाएगा। आप याद रखिएगा, मैक्स मूलर के अनुसार जो है आर्यों का निवास अनुसार मैक्स मूलर के अनुसार आर्यों का निवास स्थान जो है मध्य एशिया है। और वो सर्वप्रथम पंजाब एंड अफगानिस्तान में आके बसे थे। आर्य की सभ्यता जो थी ग्रामीण सभ्यता थी, और इन्होंने ही वैदिक सभ्यता की शुरुआत की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में किस गवर्नर जनरल की हत्या कर दी गई थी? तो आपको बता दें कि लॉर्ड मेयो की हत्या कर दी थी एक अफगानी ने लॉर्ड मेयो की हत्या कर दी थी। अब आते हैं, लॉर्ड मेयो की हत्या एक अफगानी कर दी थी। और लॉर्ड मेयो का कार्यकाल जो है 1869 से 1872 ईस्वी तक है। और इसको बता दें कि लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में ही प्रथम जनगणना 1872 में हुआ था। एक और चीज़ इसमें और भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, लॉर्ड कैनिंग के काल में सबसे बड़ा जो चीज़ हुआ था 1857 की प्रथम क्रांति हुई थी। डलहौजी के बारे में पीछे ही चर्चा कर दिए हैं। अच्छा, डलहौजी का कार्यकाल हमेशा याद रखिएगा 1848 से 1856 तक था, ठीक है। और डफरिन के बारे में पिछले वाले वीडियो में हम बताया था कि डफरिन के कार्यकाल में ही इंडियन राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, जो 28 दिसंबर 1885 में हुआ था। तो लॉर्ड डफरिन के बारे में ये याद रखिएगा। लॉर्ड डफरिन राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 में बम्बई में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चंपारण सत्याग्रह जो है कब शुरू हुआ? तो आप सभी जानते हैं कि चंपारण बिहार में 1917 में शुरू हुआ। और चंपारण सत्याग्रह क्या था? तो 3 कठिया के विरुद्ध था। 3 कठिया के विरुद्ध, यानी 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा पे नील की खेती करनी पड़ती थी। ज़बरदस्ती करवाते थे अंग्रेज इससे। 20 कट्ठा में 3 कट्ठा नील की खेती, जिससे उब के यहाँ के जो किसान थे राजकुमार शुक्ल 1916 के अधिवेशन में वो भाग लिए थे, और वहीं से गांधी जी को निमंत्रित किए थे। तथा यहीं पे सबसे पहले सत्याग्रह भारत में गांधी जी ने किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रथम गोलमेज सम्मेलन, कल ही हमने बताया है कि
प्रथम जो गोलमेज सम्मेलन है 1930 ईस्वी में हुआ है, दूसरी गोलमेज सम्मेलन 31 और तीसरी 32। तो आपका प्रथम है तो 12 नवंबर 1930 हो जाएगा। और एक और चीज़ याद रखिएगा, कांग्रेस ने एकमात्र सम्मेलन में भाग लिया सेकेंड वाले 1931 में। और ये तीनों सम्मेलन में कौन भाग लिए, तो BR अम्बेडकर और मुस्लिम लीग के अध्यक्ष इन तीनों सम्मेलन में भाग लिए। 3 सम्मेलन हुआ गोलमेज सम्मेलन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। अच्छा, प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी, लेकिन कहे अगर कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष तब सरोजिनी नायडू हो जाएगा। अच्छा, कार्यकाल समझ लेते हैं। तो कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट जो थी, 33वां अधिवेशन जो हुआ था कोलकाता में 1917 में ये हुआ था, इसी में बनी थी पहला। अच्छा, बात कर लेते सरोजिनी नायडू, ये कब बनी थी, तो ये बनी थी 41वां अधिवेशन जो हुआ था कानपुर में। कब हुआ था, 1925 ईस्वी को, लिख लीजिएगा। सरोजिनी नायडू 41वां अधिवेशन कानपुर में हुआ था 1925 ईस्वी में ये थी। और एनी बेसेंट 33वां अधिवेशन जो कोलकाता में 1917 ईस्वी में हुआ था। तो भारत की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट हो जाएगा। प्रथम भारतीय बोल दिया जाए तो अब सरोजिनी नायडू हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हिम द्वारा निक्षेपित परवाल शैल को सामान्यतः क्या कहते हैं। तो एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी हिमानी के पिघलने से विशेषकर रेत जो बनता है, कंकर पत्थर आदि निक्षेपण से बनता है, वो लहरदार मोड़ बन जाता है। उसके गिरने से लहरदार मोड़ और किनारे पर तीव्र ढलान हो जाता है। इसको इस्कर बोलते हैं। एस्कर कहीं कहीं लिखा होता है, तो इसको हमेशा याद रखिएगा, एस्कर बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि इसमें कौन संवैधानिक निकाय है, तो आपको गैर संवैधानिक निकाय, तो अभी आपको बताएं कि योजना आयोग का कहीं भी संविधान में जिक्र नहीं है। अभी इसको नीति आयोग कहते हैं, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योजना का नाम बदलकर नीति कर दिया। अच्छा, कुछ और इम्पोर्टेंट इसमें चीज़ है, इसको आप देख लीजिए। वित्त आयोग की स्थापना अनुच्छेद 280 के तहत हुआ, जो राष्ट्रपति 5 वर्षों के लिए करता है। वित्त आयोग की स्थापना अनुच्छेद 280 के तहत। अच्छा, 14वां वित्त आयोग और 15वां वित्त आयोग, इसके अध्यक्ष पूछते हैं। तो 14वां जो अभी चल रहा है 2005 वर्ष पे होता है, 15 से 20। इसके अध्यक्ष जो अभी है YV रेड्डी हैं, YV रेड्डी। और 15वां के जो 20 से 25 में होगा, इसके अध्यक्ष जो बनेंगे वो याद रखिएगा हमेशा, अभी तत्काल करंट में आएगा, NK सिंह, ये याद रखिएगा, NK सिंह अभी बनेंगे। तो 280 अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग की स्थापना संविधान में इसका जिक्र है। नेक्स्ट देख लेते हैं निर्वाचन आयोग। तो निर्वाचन आयोग का जिक्र अनुच्छेद 324 से 329 के तहत है, भाग 15 में। नोट कर लीजिएगा एकदम, भाग 15 में 324 से 329 अनुच्छेद के तहत भाग 15 में है निर्वाचन। इसकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। 6 वर्ष या 65 साल की आयु जो पहले हो जाए इसके लिए। लोक सेवा आयोग का गठन जो हुआ था 1924 में विधि आयोग के सिफारिश पे किया गया था। 1924 के विधि आयोग सिफारिश किया था और 1926 में लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। तो इस तरह सभी ऑप्शन को आप देख लिए। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। सदन का कोराकोरम पूरा होता है, तो सदन, कोई भी सदन 1/10 सदस्य जब तक नहीं होगा पूरे सदस्य का, तब तक वो नहीं चल सकेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि अवशिष्ट पावर किसमें निहित है, तो अवशिष्ट पावर हमेशा पावर जो होता है, मेन पावर जो है केंद्र में विद्यमान होता है। तो 42 का क्या हो गया, बी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अखिल भारतीय सेवा का सृजन कौन करता है, तो संविधान में ये जिक्र है। संविधान के अनुच्छेद 312 में ये जिक्र है कि राज्यसभा के 2/3 सदस्य अगर चाहें तो अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकते हैं।
कम से कम 2/3 से 10 मिलके, तो आंसर नंबर सी हो जाएगा। 312 अनुच्छेद याद रखिएगा। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो करता है वो राष्ट्रपति करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आपको बता दें कि पंचायती राज का उद्देश्य है प्रजातंत्र का विकेंद्रीकरण। और प्रजातंत्र का विकेंद्रीकरण का क्या मतलब हुआ? तो स्थानीय स्तरों पर प्रशासन में लोगों का भागीदारी ही प्रजातंत्र का विकेंद्रीकरण का मतलब हुआ। और पंचायती राज कल ही आया था, 73वां संविधान संशोधन 1993 के तहत पंचायती राज व्यवस्था हुई थी। और साथ में एक और चीज़ याद रखिएगा, पंचायती राज जो है इसमें त्रिस्तरीय व्यवस्था बलवंत राय मेहता समिति ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वायु में अपेक्षित आर्द्रता मापने हेतु हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो हाइग्रोमीटर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र जो है तिरुवनंतपुरम में है, ये कहाँ पड़ता है? केरल में। और एक और चीज़ आपको बता दें कि केरल में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम जो है केरल में पड़ता है। और इसका जो पहले जो नाम था ये था थम्बा भूमध्य रेखीय रॉकेट परीक्षण। थम्बा भूमध्य रेखीय रॉकेट परीक्षण, जिसकी स्थापना 1962 में हुई थी। और बाद में विक्रम साराभाई जो अंतरिक्ष के जाने माने वैज्ञानिक थे, उनके नाम बदलकर विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र रख दिया गया था। अच्छा, एक चीज़ और इसमें इम्पोर्टेंट है, श्रीहरिकोटा, ये किस लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा, जो कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश, याद रखिएगा। यहाँ पे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विद्युत बल्ब का फिलामेंट बना होता है, तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक तत्व है? तो आपको बता दें, मणिक नहीं होगा, नीलम नहीं होगा, पन्ना। हीरा एक तत्व है, कार्बन का प्रूफ है हीरा, जो कि एक तत्व है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रोशनी के लिए प्रयुक्त साधारण ट्यूबलाइट में क्या होता है? तो रोशनी के लिए प्रयुक्त साधारण ट्यूबलाइट में 2 फिलामेंट होते हैं, फ्लोरेसेंट पदार्थ तथा पारा वाष्प होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 2 फिलामेंट, फ्लोरेसेंट पदार्थ और पारा वाष्प होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तन करता है? तो बैटरी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है। डायनेमो, नोट कर लीजिएगा, डायनेमो क्या करता है? तो डायनेमो जो है यांत्रिक को किस में बदलता है? विद्युत में बदलता है। यांत्रिक को विद्युत में कौन बदलता है? डायनेमो कहता है। हीटर क्या करता है? तो हीटर जो है वैद्युत को क्या करता है? ऊष्मा में बदलता है। वैद्युत को क्या करता है? ऊष्मा में बदलता है। और बैटरी क्या करता है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डॉट 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 का प्रयोग। मानव में अल्जाइमर रोग है, मस्तिष्क कोशिका के अपघटन से मानव में अल्जाइमर रोग होता है। तो ऑप्शन नंबर 52 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में वह अधिक सीमा ऊपर, यानी कह रहा है कि व्यक्ति कौन सी ध्वनि किस सीमा के बाहर डेसिबल में नहीं सुन सकता है? तो याद रखिएगा 70 डेसिबल से ज़्यादा हो जाए तो मनुष्य नहीं सुन सकता है उसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे बड़ा जीवित स्तनपायी नीली व्हेल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एलिसा परीक्षण किसके लिए होता है? तो याद रखिएगा, एलिसा परीक्षण एड्स के लिए होता है। और एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? नोट कर लीजिए, एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम, एड्स, जो कि एक विषाणु है यानी वायरस है। एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम नोट कर लीजिए। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा कार्बोहाइड्रेट नहीं देता है? तो याद रखिएगा, पालक जो है कार्बोहाइड्रेट नहीं देता है। और पालक में एक और चीज़ याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा आयरन पालक में ही होता है। तो आज हमने सेट 3 में 56 क्वेश्चन टोटल किए, सभी बहुत इंपॉर्टेंट है। और आशा करते हैं कि आप सभी इससे बहुत लाभ उठाएंगे
और जो भी हमने डिस्क्राइब किया, डिस्क्रिप्शन दिए हैं आपको, उसको आप एक बार ज़रूर अपने घर पे एक बार और देख लीजिएगा। नेक्स्ट हो सकता है कि नेक्स्ट सेट में यही क्वेश्चन या आपके एग्ज़ाम में भी सेम क्वेश्चन लड़ जाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी हम करेंट अफेयर्स के वीडियो भी, टॉप करेंट अफेयर्स के क्वेश्चंस भी इसी चैनल पे लाएंगे। तो शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।